हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और यहाँ पर मैंने यूज़र नेम भी लिखा हुआ है। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ 18th सेंचुरी। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में नियो क्लासिकल पीरियड को पढ़ा था, एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस पीरियड एनकम्पासेस थ्रू 3 एजेस। इसके अंडर 3 एज आती हैं: रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। लेकिन अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 17th सेंचुरी इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। और अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 एज। फर्स्ट वन इज द ऑगस्टन एज, द सेकंड वन इज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फाइन, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 17th सेंचुरी इज द रेस्टोरेशन पीरियड। 18th सेंचुरी को डिवाइड किया गया है 2 एज में। द फर्स्ट वन इज ऑगस्टन एज, द सेकंड वन इज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ऑगस्टन एज में जो फेमस राइटर थे वो कौन थे? पोप। रेस्टोरेशन की बात करें तो इसमें थे ड्राइडन। और सेंसिबिलिटी की बात करें तो इसमें कौन थे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और इन्हीं राइटर से इन एज को भी जाना जाता है। जैसे कि रेस्टोरेशन एज को ड्राइडन एज भी बोला जाता है। अगर हम ऑगस्टन एज की बात करें, द एज ऑफ पोप बोला जाता है। एंड सेंसिबिलिटी एज की बात करें तो इसे भी द एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है। फाइन, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, क्योंकि हमने 17th सेंचुरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 18th सेंचुरी विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड। The first period goes from 1700 to 1750 and the second period goes from 1750 to 1798। तो जो ये फर्स्ट पीरियड है ना 1700 टू 1750, this is the first half of the 18th century which is called the Augustan age, okay? And the second period, जो सेकेंड हाफ है 18th सेंचुरी का, दैट गोज फ्रॉम 1750 टू 1798 एंड दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फाइन, तो आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखने हैं। 1700 से लेकर 1750 तक का जो टाइम पीरियड है ये कौन सी एज का है? द ऑगस्टन एज। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी गोज फ्रॉम 1750 टू 1798 विच इज कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फाइन, चलिए अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड करते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड जब हम 18th सेंचुरी का करेंगे तो थोड़ा सा हम चार्ल्स वन से लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, कुछ नई नई बातें भी समझेंगे और क्रोनोलॉजी में आपको ये याद भी हो जाएगा। और इसके बाद आप 18th सेंचुरी तक का कोई भी लाइक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं करेंगे और आपको याद हो जाएगा सारा का सारा। और आज जो भी कन्फ्यूजन आपकी रही होगी अभी तक की वो भी कंप्लीट हो जाएगी, लाइक वो भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। चलिए, चार्ल्स वन जो थे ना, इनको बीहेड कर दिया गया था 1649 में। 1649 में जब इनको बीहेड किया गया, उस टाइम पर इंग्लैंड में कोई भी मोनार्क नहीं था जो इंग्लैंड को रूल कर रहा था, ठीक है। तो 1649 में जब चार्ल्स वन को बीहेड किया गया, इनके बाद इंग्लैंड में कोई मोनार्क नहीं था और 1660 तक इंग्लैंड में मोनार्की नहीं थी। और इसी टाइम पीरियड को फ्रॉम 1649 टू 1660, इस टाइम पीरियड को इंटररेग्नम पीरियड कहा जाता है या फिर कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड में कौन रूल कर रहे थे? ओलिवर क्रोमवेल। फिर ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है, तो इसके बाद आते हैं इनके सन रिचार्ड क्रोमवेल। अब जो ये टाइम पीरियड था व्हेन देयर वाज नो मोनार्की इन द इंग्लैंड, उस टाइम पर इंग्लैंड के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। इनको फॉल्स ट्रायल में डाल दिया जाता था एंड अदर चीज़ें ऐसी हो रही थी जिससे इंग्लैंड के लोग परेशान हो गए थे। नाउ द पीपल ऑफ इंग्लैंड वांटेड द मोनार्की बैक ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो 1660 में क्या होता है, चार्ल्स वन के जो सन थे चार्ल्स टू, ये थ्रोन पर आते हैं एंड ही सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ
England in 1660. That is why this period is called as restoration period, क्योंकि मोनार्की रीस्टोर हो गई थी. चार्ल्स टू का जो रूलिंग स्पैन रहा है दैट इज़ फ्रॉम 1660 टू 1685. यहाँ पर मैंने इनका लाइफ स्पैन भी लिखा हुआ है. चार्ल्स टू के कोई भी लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं थे. दैट इज़ वाई जो चार्ल्स टू के ब्रदर थे जेम्स टू, वो चार्ल्स टू के बाद थ्रोन पर आते हैं. ओके अब देखिए जो जेम्स टू का टाइम पीरियड है, रूलिंग टाइम पीरियड जो है वो है 1685 टू 1688. एक चीज़ ध्यान रखना, चार्ल्स टू कैथलिक थे, जेम्स टू भी कैथलिक थे. ओके और उस टाइम पर अगर इंग्लैंड में मेजॉरिटी की बात करें तो रिलीजियस बेसिस पर किन की मेजॉरिटी थी? प्रोटेस्टेंट्स की मेजॉरिटी थी. ओके मतलब विग्स मेजॉरिटी में थे. और इसी टाइम पर जब जेम्स टू इंग्लैंड की थ्रोन पर आते हैं तो जो इंग्लैंड के लोग थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, जो विग पार्टी से बिलोंग करते थे, दे डिड नॉट वांट जेम्स टू टू सक्सीड द थ्रोन. लेकिन बाद में हुआ ये कि चार्ल्स टू ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक ऐसा एक्ट पास किया था जिसमें जेम्स टू को थ्रोन से हटाने की बात की थी. जो चार्ल्स टू ने ये बात नहीं मानी. चार्ल्स टू ने इस एक्ट को खारिज कर दिया, इस एक्ट पर अपने साइन नहीं किए, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और हुआ ये कि जेम्स टू को थ्रोन मिल गया. जब जेम्स टू थ्रोन पर थे तो उस टाइम पर जो प्रोटेस्टेंट एंड विग्स थे वो हटाना चाहते थे, एंड इनफैक्ट पार्लियामेंट भी ये हटाना चाहती थी जेम्स टू को थ्रोन से. इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो जेम्स टू थे एक तो ये कैथलिक थे, ऊपर से इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो इनके सन होंगे उनको भी ये एज अ कैथलिक ही रेज करेंगे. प्लस इन्होंने ये कहा कि ये पूरे इंग्लैंड में नॉट ओनली ऑन द रिलीजियस फ्रंट बट ऑल्सो ऑन द मिलिट्री फ्रंट ये कैथलिसिज्म को आगे बढ़ाएंगे. तो इससे प्रोटेस्टेंट्स काफ़ी डर गए थे और इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स अब चाहते थे कि जेम्स टू अपने थ्रोन से एब्डिकेट हो जाएं. अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जेम्स टू कैथलिक थे तो चार्ल्स टू भी तो कैथलिक थे, फिर चार्ल्स टू से इन लोगों को इतनी परेशानी क्यों नहीं हुई? रीज़न ये था कि चार्ल्स टू भले ही कैथलिक थे लेकिन इन्होंने पब्लिकली ये डिक्लेयर कर दिया था कि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब ये कैथलिक से प्रोटेस्टेंट बन गए हैं. और ऐसा डिक्लेयर इन्होंने किया तो सही चार्ल्स टू ने, लेकिन ये दिल से फिर भी कैथलिक ही थे. बट इनके साथ हुआ ये कि इन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था. लेकिन जेम्स टू ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जेम्स टू ने ये और कह दिया इंग्लैंड में वो कैथलिसिज्म को बढ़ाएंगे. और इससे प्रोटेस्टेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुई और इनको बहुत गुस्सा भी आया. अब वो चाहते थे कि इंग्लैंड की थ्रोन पर कोई प्रोटेस्टेंट किंग आए. तो इसी वजह से इसी टाइम पर हुआ ये कि 1688 में 7 नोबल प्रोटेस्टेंट्स विलियम ऑफ ऑरेंज के पास गए और विलियम ऑफ ऑरेंज के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो इंग्लैंड की थ्रोन पर आएं, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड की थ्रोन पर आए. और जो विलियम ऑफ ऑरेंज थे ये जेम्स टू के सन इन लॉ थे. ठीक है, ये जेम्स टू के सन इन लॉ थे. और जेम्स टू की 2 डॉटर थी. एक तो थी क्वीन मैरी एंड सेकेंड वन वॉज क्वीन एन. ये दोनों ही प्रोटेस्टेंट थी. अब देखिए चार्ल्स टू कैथलिक थे, जेम्स टू कैथलिक थे और क्वीन मैरी एंड क्वीन एन प्रोटेस्टेंट थी. रीज़न क्या था? क्योंकि जो ये जेम्स टू थे ना, इन्होंने क्वीन मैरी एंड क्वीन एन को एज अ प्रोटेस्टेंट रेज किया, इसीलिए क्वीन मैरी एंड क्वीन एन प्रोटेस्टेंट थे. और अब जो इंग्लैंड की जनता थी वो चाहती थी कि क्वीन मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज थ्रोन पर आए, और जैसे ये थ्रोन पर आएंगे तो एक प्रोटेस्टेंट राजा मिलेगा इंग्लैंड को. ओके अब हुआ ये कि जब विलियम ऑफ ऑरेंज ने इन 7 नोबल प्रोटेस्टेंट की बात मानी तो इन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया इंग्लैंड पर इन्वेड करने के लिए.
और यहाँ से जेम्स टू ने भी ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट हिज सन इन लॉ। लेकिन जेम्स टू इसी टाइम पर जब विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड पर इन्वेड किया, जेम्स टू भाग गए थे, फ्ली टू फ्रांस। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफेक्शन इन जेम्स सेकेंड्स आर्मी। ठीक है, तो इसी वजह से इस वॉर को, जब विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड पर जब वॉर किया और जेम्स टू को गद्दी से हटाने की कोशिश की, तो इस पीरियड को इसीलिए क्या कहा जाता है? एक सेकेंड, हाँ, इसीलिए इस वॉर को कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी ब्लड शेड नहीं हुआ था। ओके, अब आपको एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जेम्स टू जो थे ये 1688 में फ्रांस भाग जाते हैं, लेकिन जेम्स टू को फोर्सफुली हटाया जाता है। ठीक है, प्लस जेम्स टू लास्ट कैथलिक किंग थे इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के लास्ट कैथलिक किंग कौन थे? जेम्स टू, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वीन मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज। इसी टाइम पर क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है, इन दोनों के रूलिंग पीरियड में पार्लियामेंट कुछ एक्ट पास करती है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, टॉलरेशन एक्ट, म्यूटिनी एक्ट। इन एक्ट में साफ साफ लिखा होता है कि अब से क्राउन कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। एंड इस बात से क्वीन मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज अग्री कर जाते हैं। इन एक्ट में ये भी लिखा हुआ होता है कि क्राउन जो है, जो मतलब किंग और क्वीन है, दे आर विद इन द लॉ, इनको भी कानून मानना पड़ेगा। और इस बात से भी क्वीन मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज अग्री कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि क्वीन मैरी एंड जो विलियम ऑफ ऑरेंज हैं, इन दोनों के पार्लियामेंट के साथ बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, प्लस इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है। एंड इन राइट्स और इन एक्ट्स के द्वारा पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है टैक्स कलेक्ट करने की, टैक्स को ऑडिट करने की। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, 1688 से पहले की अगर हम बात करें, तो सारी पावर किंग के हाथ में थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी उस टाइम पर। लेकिन विलियम ऑफ ऑरेंज एंड क्वीन मैरी जैसे ही थ्रोन पर आते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर चली जाती है, और यहाँ से एक गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है लोगों की नज़रों में, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करती थी। अब गवर्नमेंट ढंग की जगह पर अगर टैक्स के पैसों को लगाएगी तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी तो बढ़ेगी ना। तो उसी टाइम पर भी यही हुआ। पार्लियामेंट स्टॉप्ड ग्रांटिंग द मोनार्क्स द अथॉरिटी टू हैंडल द टैक्स। जैसा कि मैंने बताया कि टैक्स की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब वो किसके हाथ में आ गई थी? पार्लियामेंट के हाथ में आ गई थी। एंड इन दिस वे पार्लियामेंट डाइवर्टेड द अथॉरिटी फ्रॉम द किंग टू पार्लियामेंट इटसेल्फ। ओके, दिस मेड गवर्नमेंट मोर क्रेडिबल। क्वीन मैरी की डेथ हो जाती है 1694 में। 1701 में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये आपको याद रखना है। इस एक्ट में क्या कहा गया कि इंग्लैंड में अब से कोई भी कैथलिक किंग नहीं होगा, एंड जो भी किंग होगा, एक तो वो कैथलिक नहीं होगा और ना ही वो किसी कैथलिक गर्ल से शादी करेगा। साफ साफ इस बात से मना कर दिया गया। तो विलियम ऑफ ऑरेंज 1702 में इनकी डेथ हो जाती है। एज सुन एज विलियम ऑफ ऑरेंज डाइड, उसी टाइम पर स्पेन इंग्लैंड पर वॉर कर देता है। जब स्पेन इंग्लैंड पर वॉर करता है, इसी वॉर को कहा जाता है स्पेनिश सक्सेशन वॉर, दैट टुक प्लेस फ्रॉम 1701 और ये प्रोलोंग चला था 1714 तक। अब विलियम ऑफ ऑरेंज जब 1702 में मर जाते हैं, उसी टाइम पर जब स्पेन वॉर करता है इंग्लैंड पर, तो स्पेन उस टाइम पर अपनी क्वीन डिक्लेयर कर देता है एन को। तो क्वीन एन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एंड शी ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1702। और जैसे ही क्वीन एन इंग्लैंड की थ्रोन पर आती है तो कौन सी एज शुरू हो जाती है? ऑगस्टन एज।
जब स्पेन इंग्लैंड पर वॉर करता है, उस वॉर के टाइम पर व्हेन द स्पेनिश सक्सेशन वॉर वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, दे गॉट मर्ज्ड टुगेदर, ये एक साथ मिल जाते हैं, दे जॉइंड देयर हैंड्स टुगेदर अगेंस्ट स्पेन, ये स्पेन के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, एंड दे जॉइंड देयर हैंड प्लस दे गॉट मर्ज्ड टुगेदर, एंड यहाँ इस मर्जिंग से बनता है द ग्रेट ब्रिटेन। अब ये जो सारी जो कंट्री थी, अब ये ब्रिटेन का पार्ट थी, और इसी को कहा जाता है एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि 1707 में पास हुआ। फिर 1800 में आयरलैंड को भी द ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन का पार्ट बना लिया गया। अब जो ये फॉर्मेशन हुआ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड के बीच में, इस फॉर्मेशन से रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये हुआ कि इन सभी कंट्रीज़ ने एक दूसरे से जो इश्यूज थे वो ख़त्म कर लिए थे, एक दूसरे के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगा रखे थे वो ख़त्म कर दिए थे। अब ये एक क्वीन के अंडर रूल कर रहे थे, और वो क्वीन कौन थी? क्वीन एन। और जो प्राइसेस थे हर चीज़ के वो रिड्यूस हो गए थे। प्राइसेस रिड्यूस हुए तो लोगों के पास पैसा भी इकट्ठा होने लगा, पैसा भी बनने लगा, और लोगों ने पैसे को इंजॉय किया, लोग रिच हुए। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेन ऑफ क्वीन एन। She occupied the throne of England from 1702 and she remained on the throne till 1714. She married to Prince George of Denmark. She had no legal heir और इनके miscarriages भी हुए हैं लगभग 17। इनको एक बेटा हुआ था but he died before Queen Anne's death. ड्यू टू दीज मिसकैरेजेस क्वीन एन की हेल्थ हमेशा ख़राब रही, हमेशा डेट्रियोरेट रही, तो इनकी हेल्थ हमेशा ही क्रोनिक रही है थ्रू आउट हर लाइफ। ये लास्ट स्टुअर्ट मोनार्क थी, स्टुअर्ट डायनेस्टी की ये लास्ट मोनार्क थी। और जो जेम्स टू थे, जेम्स जो सेकंड थे, ये लास्ट कैथलिक मोनार्क थे स्टुअर्ट डायनेस्टी के। ठीक है। जो क्वीन एन है ये काफ़ी लेज़ी थी, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं थी और बिल्कुल क्लेवर नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ हर लेस इंटेलेक्ट मकोले इनको मॉक करते हैं। ही सेज when in good humor she was meekly stupid, when in bad humor she was sulkily stupid. Whereas अलेक्जेंडर की अगर हम बात करें, ये क्वीन एन को प्रेज करते हैं, एंड ही सेज हेयर दाउ ग्रीन एन whom three realms obey, dost sometimes counsels take and sometimes tea. देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, टी जो है ना उस टाइम पर टी की बजाय इसको टे बोला जाता था, टे। ओके, तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम देखो, ओबे एंड टे, इस तरीके से ये राइमिंग स्कीम लिखी हुई थी। तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर पोप है वो क्वीन एन के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो क्वीन एन है ये अपने पैलेस में काउंसिल करती हैं और कंट्री अफेयर्स के बारे में बात करती हैं, एंड शी इज समटाइम्स कन्फरिंग विद हर एडवाइजर्स अबाउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, एंड समटाइम्स शी इज जस्ट सिटिंग एंड सिपिंग अ कप ऑफ। आफ्टर क्वीन एन इंग्लैंड की थ्रोन पर कौन आते हैं? जॉर्ज वन। जॉर्ज वन कौन थे? ये जेम्स जो फर्स्ट थे उनकी ग्रैंड जो डॉटर थी उनके सन थे जॉर्ज वन। ओके, जेम्स वन जो थे उनकी ग्रैंड डॉटर के सन थे जॉर्ज वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉर्ज वन जेम्स वन के मैटरनल साइड से थे, और क्वीन एन की अगर हम बात करें ये पैटर्नल साइड से थी। ठीक है, पैटर्नल साइड से थी। क्वीन एन किस डायनेस्टी को बिलोंग करती थी? स्टुअर्ट डायनेस्टी को। Whereas जॉर्ज वन बिलोंग टू हाउस ऑफ हैनोवर, याद रखना। दैट इज वाई हमने ये पढ़ा कि क्वीन एन वॉज द लास्ट स्टुअर्ट मोनार्क, बिकॉज अब जो पावर थी वो स्टुअर्ट के बाद किसके हाथों में चली गई? हाउस ऑफ हैनोवर के हाथों में। और किंग कौन बने? जॉर्ज वन। जॉर्ज वन जो थे ये जर्मनी में रहते थे, इनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। इनके थ्रू आउट रूलिंग पीरियड में एक ट्रांसलेटर रहा था, और बहुत सारे इंग्लैंड के लोगों को दिक्कत भी हुई थी क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत हुई थी।
जॉर्ज वन के बाद थ्रोन पर आते हैं जॉर्ज टू के बाद आते हैं जॉर्ज थ्री। इन तीनों जॉर्जिस जो किंग रहे हैं, इनका यहाँ पर रूलिंग पीरियड लिखा हुआ है। जॉर्ज थ्री जो हैं, इनके ही रूलिंग पीरियड में ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन में आयरलैंड को भी मर्ज कर लिया गया। मतलब ग्रेट ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ था ना, उसमें आयरलैंड को ऑफिशियली मर्ज कर लिया गया था। मतलब 1800 में इसको मर्ज किया गया था, तब बनता है यूनाइटेड किंगडम। जॉर्ज थ्री जो हैं वो अपने लास्ट ईयर्स में, लेटर ईयर्स में ये पागल हो जाते हैं एंड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स इनको हो जाती हैं। तो इसके बाद व्हेन ही वेंट थ्रू सम मेंटल ट्रोमा एंड ये पागल हो जाते हैं दिमागी रूप से। इसके बाद इनके जो सन हैं जॉर्ज फोर, वो थ्रोन को सक्सीड कर लेते हैं। लेकिन जो 19th सेंचुरी है उसमें हम पढ़ेंगे आगे के जो भी पॉलिटिकल पार्ट हैं। आपको आज इतना ही करना ज़रूरी है क्योंकि 18th सेंचुरी तक ही जो है जॉर्ज थ्री रहते हैं और 18th सेंचुरी में जो है मतलब 18th सेंचुरी तक जॉर्ज थ्री किंग का पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद 19th सेंचुरी आती है और 19th सेंचुरी में हम आगे, जब हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे तब हम पॉलिटिकल पीरियड को पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी था। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो वो अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, क्योंकि हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छे से जान लिया और पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमने 18th सेंचुरी तक डिटेल में कर भी लिया। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ पोप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और यहाँ पर आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू।